if an additional investment, देखो if an additional investment मतलब ये डेल्टा आई, if an additional investment of rupees 500 crore, ये क्या है डेल्टा आई, increases the income by rupees 500 crore. In first round का मतलब जो हमने मल्टीप्लायर मैकेनिज्म किया था, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो उसमें हमें पता है कि फर्स्ट राउंड में जो हमारा चेंज इन आई है सेम वही हमारा होता है चेंज इन वाई। तो यही ये जो लाइन है इसका मीनिंग है कि एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है 500 करोड़, इतने से ही जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि फर्स्ट राउंड की हमारी डेल्टा वाई कितनी है 500, क्योंकि ये सेम है, फर्स्ट राउंड में दोनों सेम होती हैं। नेक्स्ट जो लाइन है क्वेश्चन में वो आपकी गिवन है, ये तो फर्स्ट राउंड की है, सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में जो ये डेल्टा वाई है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है 450 रुपीज 450 करोड़ में। और थर्ड राउंड में ये जो 450 है इनकम, चेंज इन इनकम, ये हमारी कन्वर्ट हो जाती है 405 करोड़ में, रुपीज 405 करोड़। अब आपको इसमें ये बताना है, डिटरमिन द टोटल इंक्रीज इन इनकम। आपको क्या बताना है, डिटरमिन टोटल इंक्रीज इन इनकम। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें गिवन है कि फर्स्ट राउंड में जो डेल्टा आई है वो कन्वर्ट हो जाती है डेल्टा वाई में, 500 इन्वेस्टमेंट थी और ये कन्वर्ट हो गई इनकम में 500। सेकेंड राउंड में जो 500 इनकम थी वो कन्वर्ट हो गई 450 करोड़ इनकम में, और थर्ड राउंड में जो 450 करोड़ जो इनकम थी ये कन्वर्ट हो गई है 405 करोड़ इनकम में। और इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल इंक्रीज इन इनकम। तो इसके लिए हम अपनी एक छोटी सी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा राउंड है फर्स्ट राउंड में जो डेल्टा आई है वही हमारा सेम वाई है 500। अब इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि सेकेंड राउंड में जो डेल्टा वाई है ये हमारी कितनी है 450 सेकेंड राउंड में, और थर्ड राउंड में जो डेल्टा वाई है ये हमारी है 405। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें कैलकुलेट करना है ये टोटल इसका। तो जो भी टोटल है ये डिपेंड करता है के पे, के की वैल्यू पर। के की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमपीसी। तो इसके लिए हमें पता है कि हमारा जो डेल्टा वाई है ये हमारा स्प्लिट होता है डेल्टा सी एंड डेल्टा एस में, और नेक्स्ट राउंड में फिर जो डेल्टा सी है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है डेल्टा वाई में। तो इट मींस फर्स्ट राउंड में जो डेल्टा वाई है ये हमारी स्प्लिट हो गई डेल्टा सी में कितनी, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होती है तो हमने यहाँ पे 450 लिख दिया। अब जो 450 है ये 500 का कितने परसेंट है, 90%। तो हम ये कहेंगे कि 90% कंज्यूमर अपनी इनकम का 90% कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो 90% का मतलब एमपीसी की वैल्यू कितनी आ गई 0.9। तो अब 0.9 की हेल्प से ये एमपीसी की वैल्यू हमारे पास है, हमें पता चल गया कि टोटल जो चेंज हुआ था इनकम में 500 और डेल्टा सी की वैल्यू कितनी है 450। तो 500 में से 450 अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है तो इट मींस ये 90% है 500 का। 450 अपॉन में 500 into 100 in 90%।
तो एमपीसी की वैल्यू हमारी 0.9 आ गई। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। अब डेल्टा आई की वैल्यू हमारे पास है 500, लेकिन टोटल चेंज इन जो y है, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें k की वैल्यू चाहिए और k हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमपीसी। तो हम यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 1/1 माइनस में एमपीसी। 1/1 माइनस में 0.9, 1/0.1, और ये पॉइंट हटाने के लिए हम ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो k की वैल्यू हमारी आ गई 10। तो यहाँ पे k की वैल्यू हम 10 पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेल्टा y हमारा कितना आ जाएगा 10 इंटू 500, 5000। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट आपका जो डाउट है, जो क्वेश्चन है आपका, वो है हाउ मच एडिशनल इनकम will be generated how much additional income will be generated in an economy with an additional investment of ₹100 crores when half of increase in income is spent on consumption। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है हाफ, हाफ मीन्स हाफ ऑफ इंक्रीज इन इनकम। तो ये हमें एमपीसी की वैल्यू पता चल रही है कि जो भी एडिशनल इनकम है उसका कितना पार्ट हम कंज्यूम करते हैं। हाफ, हाफ मीन्स 0.5। अब हमें एमपीसी की वैल्यू अगर हमें पता है और ये हमें वैल्यू गिवन है डेल्टा आई, तो हम एमपीसी का यूज करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं के की, और के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 इस सिचुएशन में, क्योंकि 1/1 माइनस में एमपीसी, 1/1 माइनस 0.5, 1/में 0.5, 10/5 तो 2। तो इस एमपीसी का यूज करके हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और के की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई तो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डेल्टा आई की वैल्यू हमारे पास है 100, के की वैल्यू हमारे पास है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा वाई की वैल्यू हमारी आ जाएगी। Calculate the value of multiplier if the entire increase in income is saved तो इस केस में हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मतलब के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे या तो एमपीसी चाहिए या एमपीएस चाहिए। हमें क्वेश्चन में गिवन है एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड, यानी कि जो भी एडिशनल इनकम है वो सारी की सारी हम सेव कर लेते हैं, जो कंज्यूमर है वो सेव कर लेता है। तो इट मींस जो एमपीएस की वैल्यू है वो हमारी कितनी है 1, या तो हम अज्यूम कर लें एमपीएस की वैल्यू हमारी 1 है, या फिर हम कह सकते हैं कि एमपीसी की वैल्यू हमारी 0 है। तो अब जब हमें एमपीसी एमपीएस की वैल्यू पता है तो हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 1 में एमपीएस, या फिर 1 माइनस में एमपीसी। तो यहाँ पे एमपीएस की वैल्यू हमारी 1 है, 1 तो इस केस में जो के की वैल्यू हमारी है वो कितनी होगी 1।
in an economy, the increase in income y is 5 times. 5 times means k की वैल्यू हमें गिवन है, k की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 5, और इंक्रीज इन इनकम डेल्टा y की अच्छा वैल्यू गिवन नहीं है, इंक्रीज इन इनकम इज 5 टाइम्स मीन k की वैल्यू हमें गिवन है 5. नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में लिखा है 5 टाइम्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमपीसी. तो इसमें हमें ये बोला गया है कि जितना डेल्टा आई में चेंज है डेल्टा वाई में उससे 5 गुना ज्यादा चेंज होगा. तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है एमपीसी की. तो यहाँ पे हमें पता है 1/1 माइनस में एमपीसी, ये हमारा फॉर्मूला है. अब के की वैल्यू अगर हमारे पास है तो हम एमपीसी फाइंड आउट कर सकते हैं. अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, के माइनस के, यहाँ पे 5 है, यहाँ हम 5 रख देते हैं. हमारा फॉर्मूला है k इक्वल टू 1 माइनस में एमपीसी, और k की वैल्यू हमारे पास है 5, 1/1 माइनस में एमपीसी. अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आ जाएगा 5 इंटू 1 5, माइनस में 5 को एमपीसी से करेंगे तो ये हमारा आ गया 5 एमपीसी इक्वल टू ये हमारा है 1. अब ये हमारा आ जाएगा वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस में 5 एमपीसी इक्वल टू 1. अभी 5 को अगर हम यहाँ राइट हैंड साइड ले जाए तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 5 एमपीसी इक्वल टू 1 माइनस में 5, माइनस 5 एमपीसी 1 माइनस से हम 5 लेस करेंगे तो आएगा माइनस का 4, माइनस माइनस कट जाएगा, एमपीसी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4/5, यानी कि ये हमारी आ जाएगी 0.8. बार्टर सिस्टम में हम यूज करते हैं, कमोडिटी मनी यूज करते थे बार्टर सिस्टम में हम. और बार्टर सिस्टम की जो मेन लिमिटेशन है डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट, कि जो भी दो पार्टीज है उनके पास वो दोनों चीजें होनी चाहिए जो वो आपस में एक्सचेंज करना चाहते हैं. इसीलिए बार्टर सिस्टम में जो एक्सचेंज थे वो लिमिटेड होते थे. मॉनेटरी सिस्टम में जो एक्सचेंज है वो हमारे लिमिटेड नहीं है. बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज लिमिटेड होते थे क्योंकि ऐसे पर्सन को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था जो आपको जो चीज चाहिए वो उसके पास हो और आपकी चीज को वो खरीदना चाहे. लेकिन मनी के इंट्रोडक्शन ने सेल और परचेज के जो एक्ट है उसको सेपरेट कर दिया है. ये भी आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या है या बार्टर सिस्टम की मेन लिमिटेशन क्या है. आपको लिमिटेशन दे दी और आपको बताना है कि कौन सी लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम की. एक बार्टर सिस्टम में हम जो गुड्स है उनको डिवाइड भी नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास हॉर्स है और आपको खरीदना है राइस, तो आपको 5 किलोग्राम अगर राइस चाहिए तो हॉर्स, क्या 5 किलोग्राम राइस के बदले में आप हॉर्स दे देंगे? और अगर आप कम पेमेंट करना चाहते हैं तो क्या हॉर्स को आप डिवाइड कर सकते हैं? तो ये भी एक प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम की कि जो गुड्स हैं उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते. और जो बार्टर सिस्टम की मेन प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मींस बार्टर सिस्टम में हम गुड्स और सर्विसेज का एग्जैक्ट प्राइस हम डिफाइन नहीं कर पाते थे. लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ मनी ने हमें एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू दे दी, यानी कि हम अब जो भी गुड्स हैं सर्विसेज उनको एग्जैक्ट प्राइस हम डिफाइन कर सकते हैं. और जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो भी मॉनेटरी सिस्टम की ही देन है. नेक्स्ट जो लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम की, कि बार्टर सिस्टम में हम अब जो हम सेविंग्स करते हैं वो तो मनी की टर्म में करते हैं, मनी को स्टोर करना इजी है. लेकिन बार्टर सिस्टम में जो हमारी सेविंग्स होती थी वो होती थी गुड्स की फॉर्म में, और गुड्स को स्टोर करना बहुत मुश्किल काम था. स्टोरेज कॉस्ट लगती थी, कैपिटल लॉस का भी डर बना रहता था. ऐसे ही गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना भी बहुत मुश्किल काम था. मनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना इजी टास्क है. नेक्स्ट जो लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम की, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट.
अब मनी जो मॉनेटरी सिस्टम है, मनी ने तो जो हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट है, फ्यूचर से रिलेटेड जो पेमेंट है, डेफर्ड जो पेमेंट है, उनको इजी बना दिया है। लेकिन बार्टर सिस्टम में कोई भी जो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट होती थी उनको करना बहुत मुश्किल काम होता था। नेक्स्ट इसमें हमारा जो टॉपिक है कि सबसे पहले हम बार्टर सिस्टम में यूज करते थे कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी के बाद हम यूज करने लगे मेटेलिक मनी, मेटल का जो मनी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। लेकिन वो भी अब गोल्ड सिल्वर है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल काम था। तो 1930 में हमने जो मेटेलिक मनी था उसको हमने यूज करना बंद कर दिया। 1930 के बाद हमने मेटेलिक मनी को यूज करना बंद कर दिया और पेपर करेंसी जो है उसको हमने यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के लिए गवर्नमेंट को गोल्ड के रिजर्व रखने पड़ते थे, 100% गोल्ड रिजर्व मेंटेन करने पड़ते थे। इसीलिए 1930 के बाद हमने मेटेलिक मनी को यूज करना छोड़ दिया। फिर हमने पेपर करेंसी को यूज करना शुरू किया। पेपर करेंसी के बाद फिर क्रेडिट मनी, जैसे कि जो हमारे चेक हैं, और उसके बाद फिर हमने जो प्लास्टिक मनी हमारा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और आजकल तो हम सिर्फ यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का कि हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी और मनी सप्लाई दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है। मनी इज व्हाट मनी डज। मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, मेजर ऑफ वैल्यू है, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट है। लेकिन मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई एक तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई क्या है? करेंसी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और मनी सप्लाई के जो मेन कंपोनेंट है, वैसे तो मनी सप्लाई को मेजर करने के हमारे जो कॉन्सेप्ट है M1, M2, M3 और M4, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग M1 है और उसमें हम इंक्लूड करते हैं C+ में DD, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस में डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक। और इसमें हम इंक्लूड करते हैं OD अदर डिपॉजिट, मींस RBI के पास जो डिमांड डिपॉजिट है, लेकिन किस किस की? RBI के पास अगर डिमांड डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक के या गवर्नमेंट के, तो उसको हम मनी सप्लाई में कंसीडर नहीं करते। RBI के पास डिमांड डिपॉजिट है अगर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल नाबार्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, या फिर फॉरेन की गवर्नमेंट और फॉरेन का सेंट्रल बैंक। M2 जो है, M2 में हम M1 को तो कंसीडर करते हैं, साथ में हम पोस्ट ऑफिस में जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है उसको भी हम कंसीडर करते हैं। M3 में हम जो हमारा डिमांड डिपॉजिट है उसके साथ हम इसमें ऐड करते हैं, M3 में टाइम डिपॉजिट भी हम इंक्लूड करते हैं, जो हमारा M1 है प्लस में टाइम डिपॉजिट। और M4 हमारा है M3 प्लस में जो पोस्ट ऑफिस में हमारे सेविंग्स है उसको हम कंसीडर करते हैं M4 में, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले तो जो डिमांड डिपॉजिट है, ये नेट डिमांड डिपॉजिट है या ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट? तो जो मनी सप्लाई है उसमें हम जो भी डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड करते हैं वो हमारे नेट डिमांड डिपॉजिट है, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट नहीं है। सेकंड, जो सबसे लिक्विड जो फॉर्म है वो है M1, उसके बाद M2, फिर M3, फिर M4। अगर हम बात करें कि नैरो कॉन्सेप्ट और ब्रॉड की, तो हमारा जो C+DD है ये तो हमारी है नैरो कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें टाइम डिपॉजिट इंक्लूड नहीं है। और अगर हम कहें C+DD प्लस में टाइम डिपॉजिट, तो ये हमारी क्या है? ब्रॉड कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें हमारे डिमांड डिपॉजिट के अलावा जो टाइम डिपॉजिट है वो भी इंक्लूड है। अब नेक्स्ट कि मनी सप्लाई में हम क्या इंक्लूड नहीं करते? बैंकिंग सिस्टम का जो भी डिमांड डिपॉजिट है RBI के पास, या गवर्नमेंट का जो भी डिपॉजिट है RBI के पास, उसको हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो सप्लायर है मनी के। तो मनी की सप्लाई करने वालों का जो डिपॉजिट RBI के पास है उसको हम मनी सप्लाई में कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है हु आर द सप्लायर्स ऑफ मनी, और हु सप्लाई मनी। तो इसमें जो फाइनेंस
डिपार्टमेंट हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो हमारे सारे सिक्के और 1 रुपए का नोट इशू करते हैं। जो आरबीआई है वो सारी बाकी की जितनी भी पेपर करेंसी है 2 रुपए से लेके और जितनी भी बड़ी जो करेंसी है वो सारी आरबीआई इशू करता है, और उसके लिए वो मिनिमम रिजर्व रखता है 200 करोड़ का, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए। और जो कमर्शियल बैंक है वो नोट इशू नहीं कर सकते, लेकिन वो मनी की सप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। और बैंकों में हमारा जो डिमांड डिपॉजिट है, जो कमर्शियल बैंक हमें लोन के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, उसको बैंक मनी भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो डिमांड डिपॉजिट है वो बैंकों के द्वारा ही क्रिएटेड है। लेकिन अब देखो, जो भी सिक्के हैं वो इशू किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और जो नोट है वो इशू किए जाते हैं आरबीआई के थ्रू। लेकिन मनी का जो सर्कुलेशन है इकोनॉमी में, एंटायर सर्कुलेशन ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। कि जो सिक्के हैं वैसे तो इशू किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लेकिन जो सिक्के और नोट से उनका कितना मनी की सप्लाई होगी इकोनॉमी में, कितना सर्कुलेशन होगा, वो सारा का सारा मैनेज बाय आरबीआई। और जो हमारा M3 है, M1, M2, M3, M4, इसमें से जो M3 है उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स। M3 को हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स। अब एक तो हमारा है मनी सप्लाई, और एक हमारा है हाई पावर्ड मनी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मनी सप्लाई में हम इंक्लूड करते हैं C+ में DD, और हाई पावर्ड मनी जिसको हम मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं, उसमें हम इंक्लूड करते हैं C तो हमारा है ही, प्लस में कैश रिजर्व। अब जो हमारा मनी है, क्या वो स्टैटिक फंक्शन है या डायनेमिक है? तो मनी के जो फंक्शन हमने एक्सप्लेन किए हैं कि मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, ये मनी के स्टैटिक फंक्शन है। और अगर हम मनी को डिफाइन करें उसके स्टैटिक फंक्शन के फॉर्म में, तो क्योंकि मनी की वजह से बार्टर सिस्टम में हमारे जो एक्सचेंज थे वो लिमिटेड होते थे, हम बहुत ज्यादा सेल परचेज नहीं कर पाते थे, क्योंकि ऐसे पर्सन को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था कि जो हमारी चीज को खरीदना चाहे और हमें जो चाहिए वो चीज उसके पास हो। तो इसीलिए बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज लिमिटेड होते थे, लेकिन मनी के एवोल्यूशन की वजह से, मनी के इंट्रोडक्शन की वजह से जो एक्सचेंज थे वो हमारे अब इंक्रीज होते जा रहे हैं। और एक्सचेंज अगर इंक्रीज होंगे, जो इन्वेस्टर्स है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, लोगों का एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, यानी कि हमारी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ होगी। जो मनी है वो स्टैटिक फंक्शन तो है ही, लेकिन वो डायनामिक फंक्शन भी है मनी, कि हमारी इकोनॉमी की जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें हमारा एक जो टॉपिक है वो है फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी। तो फिएट मनी वो है विच इज इशूड बाय गवर्नमेंट और विच इज इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। इसको हम लीगल टेंडर भी बोल सकते हैं, मींस इसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता, जितनी भी बड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शन हो, जो हमारी करेंसी है उसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन जो फिड्यूशरी मनी है इसको हम नॉन लीगल टेंडर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो फिड्यूशरी मनी है वो डिपेंड करता है पेयर और पे के बीच में। अगर म्यूचुअल फेथ है तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो उस फिड्यूशरी मनी को एक्सेप्ट करे। फॉर एग्जांपल जैसे चेक है, तो इसको हम नॉन लीगल टेंडर भी बोल सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट द्वारा इशू नहीं है। इसमें एक हमारा फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी मींस कि जो भी करेंसी है उसकी जितनी फेस वैल्यू है, उसकी जितनी मनी वैल्यू है, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, अगर उतनी ही उसकी कमोडिटी वैल्यू है तो उसको हम कहेंगे फुल बॉडीड मनी। हमारे पहले के जो सिक्के
होते थे सोने चांदी के, तो वो फुल बॉडीड करेंसी होते थे। और एक इसमें हम वर्ड यूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी मींस कि अगर हमारा जो आरबीआई है वो करेंसी इशू करता है तो उसके लिए मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है, 200 करोड़। लेकिन पहले आरबीआई जितने नोट इशू करता था उतना ही गोल्ड रिजर्व उसको रखना पड़ता था। तो उस करेंसी को हम बोलते थे रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, कि जितनी करेंसी इशू है उतना ही गोल्ड रिजर्व बैंक के पास है। क्रेडिट मनी, जब किसी भी करेंसी की जो फेस वैल्यू है, जो मनी वैल्यू जो उसके ऊपर लिखा है, अगर वो ज्यादा है और उसकी कमोडिटी वैल्यू कम है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रेडिट मनी।